गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 16 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले से। देखिए, यदि आप उसको ऐप को हमारे इंस्टॉल करते हैं तो यदि आपको हमारा पेड मटेरियल चाहिए तो वो आपको हमारी ऐप पर ही अवेलेबल हो पाएगा। साथ ही आप फ्री करंट अफेयर्स क्वेश्चंस भी यहाँ पर अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो पेड मटेरियल है, इस तरह के आपको कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, बैंकिंग करंट अफेयर्स की अलग पीडीएफ मिलती है, वीकली अलग मिलती है, डेली अलग मिलती है और मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ अलग मिलती है। साथ ही स्ट्रैटेजी की पीडीएफ भी आपको यहाँ पर अवेलेबल कराई जाती है। तो कोई भी आपका डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। डेटा एनालिटिक्स कंपनी YouGov द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया का सबसे प्रशंसित व्यक्ति कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो बराक ओबामा इज द वर्ल्ड्स मोस्ट एडमायर्ड मैन एज पर अ सर्वे कैरिड आउट बाय डेटा एनालिटिक्स कंपनी YouGov। तो देखिए, ये एक डेटा एनालिटिक्स कंपनी है YouGov। तो इसने वर्ल्ड के टॉप 20 मोस्ट एडमायर्ड मेंस की लिस्ट जारी की है, जिसको टॉप किया है यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसमें 8th पोजीशन पर हैं। इनके अलावा सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और विराट कोहली को भी इसमें जगह मिली है। इसी तरह से अगर हम बात करें वर्ल्ड के मोस्ट एडमायर्ड वीमेन की, तो इसमें बराक ओबामा की वाइफ मिशेल ओबामा फर्स्ट पोजीशन पर है। उनके बाद हैं एक्ट्रेस एंजेलिना जोली और फिर है क्वीन एलिजाबेथ सेकंड। यहाँ से भी आप देख सकते हैं वर्ल्ड की मोस्ट एडमायर्ड मैन बराक ओबामा, बिल गेट्स, शी जिनपिंग, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जैकी चैन। 8th पोजीशन पर हैं नरेंद्र मोदी। मोस्ट एडमायर्ड वीमेन की बात करें तो मिशेल ओबामा, एंजेलिना जोली, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, ओपरा विनफ्रे और स्कारलेट जोनासन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 10th पोजीशन पर प्रियंका चोपड़ा भी हैं। विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन December 16। ये फोटो आपने देखी होगी। इस पर देखते हैं क्या किस तरह की फ़ोटो है, क्या कहती है फ़ोटो। तो देखिए, विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हमने पाकिस्तान पर जो 1971 का वॉर हुआ था, उस दिन हमने यहाँ पर अपनी विजय हासिल की थी। ठीक है, तो जितने भी इंडियंस हैं जिन्होंने अपने देश को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, तो उनको यहाँ पर ट्रिब्यूट दिया जाता है विजय दिवस के रूप में। आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था भारत को, है ना। 13 दिन तक ये वॉर चला था। तो देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 1971 में पाकिस्तान के जो जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाज़ी हैं, इन्होंने भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को सरेंडर किया था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, खास करके इंटरव्यू में पूछा जाता है और आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत जानना जरूरी है। इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। तो बांग्लादेशी कैपिटल ढाका में प्रधान जो ये पाकिस्तान के जनरल रहे नियाज़ी, इन्होंने भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, इनको जो है सरेंडर किया था। ठीक है, तो ये जो आपने फ़ोटो देखी ना अभी, तो ये हैं अरोड़ा जी, ये और ये हैं नियाज़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से न्यूज़ प्रिंट हुई थी उस वक्त। बांग्लादेश लिबरेटेड, बांग्लादेश आज़ाद हुआ। अनकंडीशनल सरेंडर्ड बाय पाक ट्रूप्स इन ढाका। पिनाका ER मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का किस रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। पिनाका ER मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड एट पोखरण टेस्ट रेंज। तो पोखरण टेस्ट रेंज कहाँ पर है? जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान में। तो यहाँ पर पिनाका ER मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को सक्सेसफुली टेस्ट किया गया और इसने अपनी फायरिंग डिस्टेंस मैक्सिमम 45 किलोमीटर्स तक की हासिल की है। आपको जानना चाहिए जो ये सिस्टम है, इसको डिजाइन किया गया है DRDO की 2 लैब्स के द्वारा। कौन कौन सी? आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, दूसरी है हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी जो कि पुणे में है। पहले वाली भी पुणे में है, दोनों ही पुणे में है।
अच्छा, दो हाल ही के डिफेंस से संबंधित न्यूज़ और चर्चा में रही, उन्हें भी देख लेते हैं। तो इंडिया ने सक्सेसफुली लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पेडो स्मार्ट, जिसको आप बोलेंगे सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पेडो, ये है इसका फुल फॉर्म स्मार्ट का, इसको भी उड़ीसा से सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड किया है। साथ ही राजस्थान के पोखरण इसी रेंज से ही इंडिया ने जो है इंडियनसली डेवलप्ड हेलीकॉप्टर स्टैंड ऑफ एंटी टैंक, ये SANT, इस मिसाइल का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो इन दोनों की फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। स्मार्ट हो गया आपका सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पेडो, और SANT ये हो गया आपका स्टैंड ऑफ एंटी टैंक। तो इनकी लोकेशन याद रखिएगा, इसको उड़ीसा से किया गया, इसको पोखरण से किया गया, और इसको भी पोखरण से किया गया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन वाराणसी। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इसके फर्स्ट फेज को इनॉग्रेट किया है। कितनी लागत में? 339 करोड़, ये रकम आप याद रखिएगा, 339 करोड़ रुपीज़ में। देखिए, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जो एडिटोरियल आता है, तो उसमें लिखा हुआ था कि ये प्रोजेक्ट करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ पर कई छोटे छोटे मंदिरों को भी हटाया गया, उनको जो है कई और उनकी जो मूर्ति है उनको कई और जो है विस्थापित किया गया, और कई सारी दुकानें जिनको हटाया गया उन दुकानों को कई और जगह दी गई। तो कई लोगों का जो है विरोध भी रहा इसमें, कुछ पॉलिटिकल विरोध भी रहा, ठीक है। तो इतना आसान काम नहीं था, लेकिन ये है कि एक काफ़ी अच्छा काम हुआ है, क्योंकि हमारे जो मंदिर है, देखिए काशी विश्वनाथ कितना एंशियंट एक धाम है हमारा, धीरे धीरे अपनी वो जो चमक है वो खोता जा रहा था, मतलब श्रद्धालुओं के रूप में। लेकिन अब फिर से जब ये इसको फिर से डेवलप किया गया है, इस तरह से डेवलप किया है इस पूरे धाम को कि जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो वैसे ही इंटैक्ट है, ठीक है, केवल थोड़ा जगह बना दी गई है। तो इस तरह से इसको एक अच्छा, अब ताकि लोग जो है ज़्यादा संख्या में भी आ जाएँ, तो ऐसे भगदड़ वगैरह ना मचे। आपने देखा होगा धार्मिक स्थानों में भगदड़ बहुत मचती है, ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है, और आपको भी ऐसा होना चाहिए। देखिए, हम सब क्या है, हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, हम जनरल अवेयरनेस पढ़ते हैं, ठीक है, ये मैं एक आपको जनरल बात बता रहा हूँ। तो हम लोग में इतनी समझ है, हम उस हिसाब से ना चलें जिस हिसाब से वो लोग चलते हैं टीवी देखकर, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट हो, अच्छा काम है तो अप्रिशिएट कीजिए, गलत काम है तो उसको जो है क्रिटिसाइज़ भी कीजिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, या फिर बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, ठीक है। अपना ये फंडा बनाइए, अच्छा काम किया है तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, गलत किया है तो हम उसको क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से यही होता है, और मैं तो ऐसा ही करता आता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाटा मोटर्स ने खुदरा वित्त समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। टाटा मोटर्स हैज़ पार्टनर्ड विद बंधन बैंक टू साइन अ रिटेल फाइनेंस MOU। देखिए, टाटा मोटर्स ने यहाँ पर बंधन बैंक के साथ एक रिटेल फाइनेंस MOU साइन किया है। किसके लिए? जो टाटा मोटर्स हैं इसके कस्टमर्स के लिए। तो टाटा मोटर्स के जो कस्टमर्स हैं ये लोन ले सकते हैं, और इसमें बंधन बैंक जो है 7.50% की रेंज से स्टार्ट हो जाएगा इंटरेस्ट रेट, इस पर लोन प्रोवाइड कराएगा। बाकी आप जानते हैं बंधन बैंक के CEO चंद्रशेखर घोष हैं, हेडक्वार्टर्स कोलकाता में है, टैगलाइन है आपका भला सबकी भलाई। और हाल ही में मैंने पढ़ा था कि बंधन बैंक ने आसाम के लिए जुबिन गर्ग, जो कि सिंगर है काफ़ी फेमस, आसाम में तो काफ़ी इनका नाम है, ठीक है, वैसे तो नेशनल लेवल पर भी है पर आसाम के ही हैं, तो इनको ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर नियुक्त किया है बंधन बैंक ने आसाम में। तो याद रखिएगा जुबिन गर्ग। गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों यानी कि NBFC के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई फ्रेमवर्क कब से लागू होगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए। द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज कम्स इनटू इफेक्ट फ्रॉम October 1, 2022। जानेंगे इसके बारे में। देखिए, अब तक क्या होता है ना, जो ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क है RBI द्वारा, ये केवल जो बैंक्स हैं उन पर ही लागू होता है। अब बैंक क्या कह रहे हैं, हाल ही में हमने देखा है कि कई सारी NBFC जो हैं वो डूब गई हैं, उन पर काफ़ी लोन भी हो गया है, ठीक है। तो अब RBI कह रहा है कि हम ये जो PCA फ्रेमवर्क है ना, ये बैंक्स के साथ साथ अब जो NBFCs हैं उन पर भी लागू करेंगे। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या होता है? मान लीजिए कोई बैंक है, ठीक है, उसका थोड़ा हिसाब गड़बड़ा रहा है, ठीक है, मतलब उसके पास इतना रिजर्व भी नहीं है, ठीक है, कई सारा लोन उसने दे रखा है, ठीक है, और हिसाब थोड़ा बहुत गड़बड़ा रहा है, तो RBI इस पर नज़र रखता है।
फिर आरबीआई लिमिट लगा देता है कि आपके बैंक से जो है केवल कस्टमर इतना ही पैसा निकाल सकेंगे, ठीक है, वरना आप डूब जाओगे। तो इस तरह से अंदेशा लगाता है। तो ये एक अच्छा काम नहीं होता। अगर कोई बैंक जो है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंतर्गत आ जाता है तो ये अच्छा नहीं माना जाता, यानी कि बैंक की स्थिति सही नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। तो अब ये एनबीएफसीज पर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लागू करने वाला है। अब कब से लागू होगा? 1 अक्टूबर 2022 से। और बैंक और जो ये एनबीएफसीज होंगी इनकी पोजीशन कैसी है, किस तरह की है, ये 31 मार्च 2022 से जो है देखी जाएगी। 31 मार्च 2022 के बाद से फिर ये देखी जाएगी कि इनकी पोजीशन कैसी चल रही है। 1 अक्टूबर 2022 से इस फ्रेमवर्क को लागू किया जाएगा। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो जितने भी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज हैं जो डिपॉजिट जमा करती हैं उन सभी पर लागू होगा। साथ ही नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज जो कि मिडिल, अपर और टॉप लेयर्स में आती हैं उन सभी पर ये लागू होगा। साथ ही आपको जानना चाहिए 3 इंडिकेटर्स यहाँ पर आरबीआई यूज़ करेगा। एक तो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशो, दूसरा होगा टीयर 1 रेशो और तीसरा होगा नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। तो ये 3 इंडिकेटर यहाँ पर आरबीआई द्वारा यूज़ किए जाएंगे। राधा उन्नी को किस बैंक का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो राधा उन्नी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ साउथ इंडियन बैंक। तो सी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। तो राधा उन्नी जो कि फॉर्मर चीफ जनरल मैनेजर रही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की केरला सर्कल में, इनको साउथ इंडियन बैंक का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। आपको जानना चाहिए साउथ इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ मुरली रामकृष्णन है। हेडक्वार्टर्स थ्रिसुर केरल में है। टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। कौन सा शहर 100% पेपरलेस होने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है? दुबई, टोक्यो, बीजिंग या फिर कुआलालंपुर? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो दुबई हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू गो 100% पेपरलेस। तो देखिए दुबई जो कि यूएई की सिटी है, ये वर्ल्ड की फर्स्ट गवर्नमेंट बन गई है जो कम्प्लीटली 100% पेपरलेस हो गई है। तो ऐसी घोषणा की है यहाँ के क्राउन प्रिंस शेख हमदन बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने। तो जो भी गवर्नमेंट के जो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस हैं, इंटरनल ट्रांजैक्शंस हैं, कोई भी प्रोसीजर है, वो सभी जो है डिजिटली होगा, पेपर का यूज़ नहीं होगा। मोतीलाल ओसवाल के 26वें वार्षिक धन सृजन अध्ययन के अनुसार कौन सी कंपनी सबसे बड़ी संपत्ति निर्माता के रूप में उभरी है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। According to Motilal Oswal 26th annual wealth creation study, Reliance Industries emerged as the biggest wealth creator. तो देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, अडानी ग्रुप, ये भारत में जो है कंसिस्टेंट रही हैं पिछले कुछ 4-5 सालों से, जो कि सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएटर बनी है। तो इस पहले पोजीशन पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, तो लगातार तीसरे साल दी बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर बनी है। इसने 9.7 लाख करोड़ रुपीस की वेल्थ क्रिएट की है 2016 से 2021 के बीच में, ऐसा कहा है मोतीलाल ओसवाल की 26वीं एनुअल वेल्थ क्रिएशन स्टडी ने। निम्नलिखित में से किसने वेल्थ अकेडमी शुरू करने की घोषणा की? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो पेटीएम हैज़ अनाउंस्ड टू लॉन्च द वेल्थ अकेडमी। तो देखिए पेटीएम ने यहाँ पर पेटीएम वेल्थ एकेडमी जो कि एक टेक पावर्ड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, इसको लॉन्च करने की घोषणा की है। आपको बता दें इस पे जो है फाइनेंस से जुड़े कई सारे स्किल्स जो हैं सीख सकते हैं। बाकी आप जानते हैं पेमेंट के सीईओ विजय पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा है। हेडक्वार्टर्स नोएडा उत्तर प्रदेश में है। किस बैंक ने अपनी रक्षा वेतन पैकेज योजना के माध्यम से सभी सेवारत और सेवानिवृत्त सेना कर्मियों और उनके परिवारों को लाभ प्रदान करने के लिए भारतीय सेना के साथ अपने समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिन्यूड इट्स एमओयू विद द इंडियन आर्मी टू ऑफर बेनिफिट्स टू ऑल सर्विंग as well as retired army personnel and their families through its defense salary package scheme। तो देखिए एसबीआई क्या करता है, जो हमारे जवान हैं चाहे वो सर्विंग आर्मी मैन हो या फिर रिटायर्ड आर्मी मैन हो, तो इन सभी को अपने डिफेंस सैलरी पैकेज स्कीम के तहत तरह तरह के जो है फ़ायदे देता रहता है, कई तरह की छूट देता है, कई तरह की स्कीम इसमें निकालते रहता है। तो इसी एमओयू को इंडियन आर्मी के साथ इसने अपना रिन्यू किया है।
बाकी आप जानते हैं एसबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन है। चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा, 4 मैनेजिंग डायरेक्टर हैं CS सेठी, अश्वनी भाटिया, स्वामीनाथन जे और अश्विनी कुमार तिवारी। भारत की खुदरा मुद्रास्फीति नवंबर में लगातार दूसरे महीने कितने प्रतिशत को छू गई? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन हार्डन्ड फॉर द सेकंड मंथ इन अ रो इन नवंबर टचिंग 4.91%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। देखिए इंडिया की रिटेल इन्फ्लेशन जो है ये नवंबर के महीने में 4.91% रही, जबकि अक्टूबर में 4.48% थी। ठीक है, रिटेल इन्फ्लेशन क्या हो गया? जो हम कंज्यूम करते हैं ना, चीज़ें, खाने की चीज़ें, जो भी चीज़ें होती हैं, कंज्यूमर, जो हम कंज्यूमर हैं, हम जो कंज्यूम कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों को बोलते हैं रिटेल इन्फ्लेशन। उनके दामों में बढ़ोतरी है। एक बास्केट होता है, ठीक है, मतलब एक तरह की लिस्ट होती है, उसमें जो है इंपॉर्टेंट आइटम हमने सेलेक्ट कर लिए, जो कंज्यूमर हम लोग जो यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उनमें कितनी वृद्धि हो रही है? 4.91% जो है ये पहुंच गई है। तो ये किससे कंपेयर किया जाता है? पिछले साल के नवंबर से। पिछले साल के नवंबर से जो है 4.91% ऊपर चली गई है, ये इसका मतलब है। ठीक है, कोई भी अगर हम इस तरह से कंपेयर करते हैं कि इंडिया की रिटेल इन्फ्लेशन जो है इस महीने में इतनी, यानी कि वो पिछले महीने के कंपैरिजन में बताई जा रही है कि 4.91% तक बढ़ गई है। ठीक है, तो साथ ही आपको जानना चाहिए, फिर होती है होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसके भी आंकड़े निकल गए हैं। तो नवंबर में 14.2% रही है। देखिए कितनी हाई रही, 14.2%। अब ये जो है रिटेल इन्फ्लेशन, ये तो है आपकी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर, CPI। ये है आपकी होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो CPI पर कितनी है? 4.91%। WPI पर कितनी है? 14.2%। अब ये होलसेल प्राइस क्या है? यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो हम डेली कंज्यूम करते हैं ये सब, ठीक है। होलसेल में क्या हो गया? होलसेल आप जानते हैं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में माल जा रहा है, या फिर बल्क में जो सामान आ रहा है ना, उसमें कितना चेंजेस आया है, उसके प्राइसेस में कितना चेंज आया है, उसको बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। यहाँ पर हम जो आइटम ले रहे हैं ना डेली, 1 किलो 2 किलो या फिर 1 पैकेट 2 पैकेट, ये सब काउंट नहीं होता। यहाँ पर होलसेल, एक कंपनी जो है बल्क में जो माल भेज रही है उसमें कितना चेंजेस आया है उसके रेट्स में, उसको बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो भारत में अब जो है CPI के हिसाब से इन्फ्लेशन जो है देखा जाता है। जो मेन पैरामीटर है वो CPI है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के विस्तार को कितने वर्षों के लिए मंजूरी दी? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव द एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बाय 4 ईयर्स। तो देखिए जो ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, इसको 4 साल के लिए और बढ़ा दिया गया, यानी कि 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। टोटल खर्चा रहेगा 93,000 करोड़ रुपए का। तो देखिए कई तरह की स्कीम्स हैं। 2015-16 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, इस योजना को शुरू किया गया था। कई सारी स्कीम इसमें मिलाई गई हैं। एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुनेशन, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम और ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट। तो वही है कि किसान जो है, किसानों को इरिगेशन के लिए पानी की पर्याप्त मात्रा मिल जाए, ठीक है। यदि उनके पास पानी की पर्याप्त मात्रा है तो वो वेस्टेज ना जाए, सही से उसका उपयोग कर सकें। तो इस तरह के कई सारे यहाँ पर इनिशिएटिव इस स्कीम के तहत हैं। तो ये आपको याद रखना है कब स्टार्ट हुई, 2015-16 में। एशियाई विकास बैंक ने भारत के विकास अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज लोवर्ड द ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर इंडिया टू 9.7%। तो 9.7% का एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कि भारत की जो ग्रोथ रहने वाली है वो 9.7% रहेगी। करंट फिस्कल क्या चल रहा है? फिस्कल ईयर 22 यानी कि 2021-22। तो ADB ने जो ये प्रोजेक्शन दिया 9.7, ये थोड़ी सी हाई है RBI और S&P से, जो कि अच्छी बात है। जब क्योंकि RBI और S&P ने कहा है 9.5% रहेगी। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने थोड़ा उदारवादी बनाया और 9.7% इसने बताया है। नीति आयोग जल्द ही किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 1000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करेगा? सही आंसर है ऑप्शन डी। द नीति आयोग विल सून सेट अप 1000 अटल टिंकरिंग लैब्स इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में 1000 अटल टिंकरिंग लैब्स नीति आयोग जो है इस्टेब्लिश करेगा। अटल टिंकरिंग लैब क्या है? तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इस स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है ये है कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका जो माइंड है वो थोड़ा तेज चलने लगे, उनके अंदर एक नई नई चीज़ों को सोचने की पावर उनमें डेवलप हो, अलग अलग तरह की स्किल्स उनमें डेवलप हो सके, खुद से सोचें, खुद से कुछ नया आविष्कार करें। इस तरह से अटल टिंकरिंग लैब्स जो है इनको इक्विपमेंट, जो भी सामग्री वो प्रोवाइड कराता है।
नवंबर के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो डेविड वार्नर एंड हेले मैथ्यूज हैव बीन नेम्ड आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ फॉर नवंबर। तो देखिए डेविड वार्नर क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया के ओपनर बैट्समैन है, और हेली मैथ्यूज ये वेस्ट इंडीज वुमेन टीम की ऑलराउंडर हैं। तो इन दोनों को ही आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ फॉर नवंबर चुना गया है। झिल्ली दलबेहरा का संबंध किस खेल से है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो झिल्ली दलबेहरा इज एसोसिएटेड विद वेट लिफ्टिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग की चैंपियनशिप हुई ताशकंद उज्बेकिस्तान में। तो यहाँ पर जो इंडियन वेट लिफ्टर हैं झिल्ली दलबेहरा, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वीमेंस की 49 kg कैटेगरी में। द मास्टर नामक पुस्तक किस टेनिस खिलाड़ी के कैरियर का वर्णन करती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। सही आंसर होगा ऑप्शन माफ़ कीजिएगा, मैंने यहाँ पर राइटर का नाम लिख दिया। अच्छा, मैं क्वेश्चन ये बना रहा था कि इसके राइटर कौन है, पर मैंने क्वेश्चन दूसरा बना दिया, माफ़ कीजिएगा इसके लिए, इसको मैं सही कर दूंगा। ठीक है, देखिए द बुक टाइटल द मास्टर डिस्क्राइब द हीरोइक कैरियर ऑफ विच टेनिस प्लेयर। आंसर होगा इसमें रोजर फेडरर। ठीक है, रोजर फेडरर इसका आंसर है। जिनको पीडीएफ मिलती है मैं उनको सही करके दे दूंगा। ठीक है, और जो पीडीएफ सब्सक्राइबर नहीं है वो अभी साथ साथ इसको सही कर लीजिए। ठीक है, केवल ऐसा लिख लीजिए द मास्टर और आगे लिख लीजिए कि रोजर फेडरर, और उसी के फिर आगे लिख दीजिए राइटर क्रिस्टोफर क्लैरी। देखिए, तो यहाँ पर रोजर फेडरर की एक यहाँ पर बायोग्राफी लिखी है, किसने? क्रिस्टोफर क्लैरी ने। तो इनके लाइफ स्टाइल के बारे में, कैसे इनका कैरियर रहा है, किस तरह से ये इतने ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं, इसके बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, मैं इसको क्वेश्चन को सही कर दूंगा, माफ़ी चाहूँगा, इस तरह की गलती होनी नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। हु इज़ थॉमस निकोलसन? सो निकोलसन है यूरोपियन यूनियन स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफगानिस्तान। नेम द गवर्नर एंड कैपिटल ऑफ गोवा। सो गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई, और यहाँ की जो माफ़ कीजिएगा, गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, तो चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत। हु इज़ द न्यू टेस्ट कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलियन मेंस क्रिकेट टीम? आंसर इज पैट कमिंस। Who won his first Formula 1 title, defeating rival Lewis Hamilton with a last lap overtake to win a season-ending Abu Dhabi Grand Prix? Answer is Max Verstappen. Residents of the Pacific Territory of New Caledonia have voted to remain a part of which country? Answer is France. तो आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से फ्रेंड्स आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। जो बीच बीच में स्लाइड में गड़बड़ हो जाती है ना, ये जब मैं एक बार इसको पहले फिर देखता हूँ, रिकॉर्ड करने से पहले मैं एक बार फिर देखता हूँ, तब सामने नहीं आता है। जब मैं आपको बताता हूँ ना, तब सामने आ जाता है कि अच्छा इस तरह से यहाँ पर जो है लिखना कुछ और चाह रहा था और लिखा कुछ क्या है। ठीक है, लेकिन अगले दिन जो है कोई भी गलती होती है तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको धोखे में कभी नहीं रखता मैं। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, गलती नहीं होने देंगे, ना ही गलत पढ़ाएंगे। ठीक है, कोई अगर गलती होगी तो उसको सुधार भी लेते हैं, आप जानते ही हैं, कमेंट में आप ही लोग बता देते हैं कि सर ऐसा ऐसा हुआ है। चलिए देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। नेम द गवर्नर एंड कैपिटल। ये कैपिटल के बदले फ्रेंड्स यहाँ पर चीफ मिनिस्टर लिखना। नेम द गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा। ये कैपिटल इसलिए आ गया ना क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की बात की थी, चीफ मिनिस्टर तो है नहीं वहाँ पर, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर और कैपिटल था, तो यहाँ पर मैं कैपिटल हटाना भूल गया, चीफ मिनिस्टर है। नेम द गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा। Steve Simon is the CEO of which sport federation? Dutchman Max Verstappen belongs to which racing team? Who was named as Time Magazine's Person of the Year 2021? Which city hosted the Miss Universe 2021 pageant, which was won by India's Harnas Sandhu? ठीक है, तो ये जो मिस यूनिवर्स 2021 का जो कॉन्टेस्ट हुआ है कहाँ पर हुआ, जिसे इंडिया की हरनाज संधू ने जीता है। तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताने हैं, और कोशिश कीजिएगा कि पांचों क्वेश्चन के आंसर बता दें। एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें जरूर से बताया कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ और फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।